हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर कर लिया है। आज का हमारा 6th लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे जो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट किस तरीके से डेवलप हुआ। तो टेक्स्ट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को डेवलप करने में 2 चीज़ों ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। पहला, उस समय के जो बड़े बड़े थिंकर्स थे, पहला थिंकर्स और इनके द्वारा जो आइडियाज़ दिया गया। थिंकर्स जो थे, जो फिलोसफर्स थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, या जो भी ट्रैवल कर रहे थे और उससे आइडियाज़ गैदर कर रहे थे, नए नए चीज़ों को सीख रहे थे, ये सारे लोग, उनके द्वारा जो भी आइडियाज़, जो भी चीज़ें उन्होंने समझी, जिस चीज़ को उन्होंने नोट किया, वो चीज़ जिसे कहा गया इस चैप्टर के अंदर इंटेलेक्चुअल आइडियाज़। इंटेलेक्चुअल आइडियाज़। और सेकेंड चीज़ जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन। अब देखते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये फ्रांस में लोगों को, इससे पहले वहाँ पे मोनार्की एग्जिस्ट करता था, वहाँ पे राजा का शासन होता था, लेकिन लोग वहाँ पे स्वतंत्रता चाहते थे, राजा से मुक्ति चाहते थे, चर्च का जो डोमिनेशन था उससे निकलना चाहते थे। इन सब कारणों से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम लोग शुरुआती इसका ब्रिटेन से मानते हैं, इंग्लैंड से मानते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तीसरा, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यानी साइंस एज अ सब्जेक्ट डेवलप हो चुका था और उसके कारण नए नए आइडियाज़ आ रहे थे। साइंस जो है सो लगातार चर्च के द्वारा जो पहले एक भ्रम सा फैलाया गया था, उस चीज़ को जो है सो साइंस अपने थ्योरीज़ के बल पे, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बल पे लगातार उसको क्रिटिसाइज़ करते जा रहा था और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। जैसे कि चर्च का कहना था, जो जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई या कोई, जैसे कि अभी कोरोना आया, तो चर्च या फिर जो रिलीजियस थिंकिंग होता है उसमें ये क्या कहा जाएगा, ये जो भगवान है वो नाराज़ हैं, उनका कहर है, वही जो है सो लोगों पे एक पेंडेमिक के रूप में, एक एपिडेमिक के रूप में जो है सो कहर बरसा रहे हैं और इसलिए लोग को वो ख़त्म कर रहे हैं, गॉड। लेकिन वहीं पे साइंस जो है वो क्या करेगा, साइंस इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेगा जी ये गॉड का क्या हुआ है या इंसान का क्या हुआ है। साइंस का फोकस कहाँ होगा, अच्छा लोग मर रहे हैं तो चलो कोई एक ऐसा वैक्सीन डेवलप किया जाए ताकि लोगों को, अगर उस वैक्सीन को दे दिया जाए तो लोगों का डेथ जो है वो कम हो जाएगा और डेथ को कंट्रोल किया जाएगा। तब स्वाभाविक सी बात है, एक जगह जहाँ रिलीजन, चर्च ये कह रहा है जो ये गॉड का जो है सो हम सही तरीके से पालन नहीं कर पा रहे हैं या गॉड को नहीं मान रहे हैं, गॉड को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कोई भी रीज़न, या चर्च पे जो है सो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए जो है सो गॉड अपना क्रोध बरसा रहे हैं लोगों पे और उस कारण डेथ हो रहा है, या लोग उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेगा जो कि लोगों को बचा रहा है, लोगों को उस मौत से निकाल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों का झुकाव जो होगा, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस ज़्यादा होगा। यही एक सिचुएशन बना था जब साइंस एज अ सब्जेक्ट डेवलप हो रहा था और साइंस को सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है सो लोग मानने लगे, साइंस को अच्छे निगाह से देखने लगे। जो साइंटिफिक चीज़ें कर रहे थे, जो साइंटिस्ट थे, लोगों के मन में उनके प्रति जो है सो विश्वास बढ़ने लगा और रिलीजन के प्रति उनका विश्वास कम होने लगा। ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और तीसरा, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन। चौथा, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन। कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन क्या था, इसमें जो भी गुड्स थे वो, इससे पहले क्या होता था, लोग अपने सब्सिस्टेंस के लिए सिर्फ अगर एग्रीकल्चर कर भी रहे हैं तो उतना ही एग्रीकल्चर करना है जितना कि उसका घर के आदमी खा ले, बस हो गया, उससे ज़्यादा उसको प्रोड्यूस ही नहीं करना है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी में चेंजेज आया, नए साइंस के डेवलपमेंट के कारण जब न्यू टेक्नोलॉजीज़ आने लगे, जैसे कि इससे पहले जैसे एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर के लिए करने के लिए कोई जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तो बहुत अच्छा टूल्स नहीं है, तो लोग क्या करें, एक लकड़ी लिया, इसमें एक आयरन का छोटा सा रॉड थोड़ा चिपटा करके इसी को नोकीला बना दिया और इसको खींच रहे हैं और ये इससे जो है सो खेत को प्लगिंग कर रहे हैं। लेकिन साइंस आया, साइंस ने क्या किया, ट्रैक्टर बना दिया। अब जैसे ही ट्रैक्टर हो गया, जो काम यहाँ पे 3 से 4 घंटे में हो रहा था, ट्रैक्टर क्या किया, उस काम को 10 मिनट में कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, इससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो, चूँकि हम लोग जानते हैं यूरोप जैसे कंट्रीज़ जो हैं उसमें पॉपुलेशन बहुत अधिक नहीं है और ब्यूमोनिक प्लेग और ब्लैक डेथ की वजह से बहुत सारे 1/3 पॉपुलेशन कहा जाता है जो उस समय में ख़त्म हो गया था। तो अगर उतने सारे पॉपुलेशन ख़त्म हो गए, लोग हैं नहीं और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के कारण प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है जो यहाँ पे रह रहे लोग होंगे वो चाहेंगे कि यहाँ से निकल के जो एक्स्ट्रा हमारे पास टेक्सटाइल है या फिर फूड ग्रेन्स है, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया गया, उसको जा करके दुनिया के अलग अलग भागों में बांटें। और यही एक रीज़न है जो कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, जो कि जैसे कि हम लोग जानते हैं जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में अपना व्यापार करने ही आए थे, भले ही बाद में हम लोग उसके अंदर जो है सो कॉलोनी बन गए, लेकिन वो आए किस दृष्टि से थे, वो आए थे व्यापार करने के लिए, इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए।
तो ये वो एक एग्जाम्पल था कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन का। यहाँ जैसे कि इधर इंडिया में और एशिया वाले पार्ट में, इधर अफ्रीका वाले पार्ट में, इधर जो है सो बाद में वही लोग जो है सो अमेरिका बनाया। अमेरिका जो है एक्चुअली वो ब्रिटिश या फ्रेंच या पॉलिश पॉपुलेशन जो है वही बाद में जो है जिस एक आइलैंड पे जाके बस गया वो, और वहाँ के इंडिजिनस को हटा करके एक देश बना, या इंडिजिनस को मतलब डोमिनेट करके एक देश बना जो कि बाद में अमेरिका और के नाम से जाना गया। लेकिन एक्चुअल पॉपुलेशन वहाँ भी जो था वो यूरोपियन पॉपुलेशन ही था। ये लोग अलग अलग दिशा में जो है सो अपना व्यापार करने के लिए गए। इन सब कारण से जो भी कंडीशंस उत्पन्न हुआ, बाद में वही जा कर के सोशोलॉजी को डेवलप करने का, सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बनने का रीज़न बना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे जो आखिर इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ कौन कौन से इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ थे जिसने कि हेल्प किया सोशोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट डेवलप होने में। इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन एंड फाइंडिंग्स अबाउट प्री मॉडर्न सोसाइटीज मेड बाय अर्ली ट्रैवलर्स, colonial administrators, sociologists and social anthropologists sought to categorize society into types and to distinguish stages in social development। वही चीज़ बताई है जो साइंटिफिक थ्योरीज आए, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, जो साइंस में जैसे कि डार्विन्स के द्वारा जो है थ्योरीज दिया गया, इवोल्यूशन का थ्योरी दिया गया, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का थ्योरी दिया गया, तो उन सारे थ्योरीज ने मदद की जो पहले का सोसाइटी कैसे था और अब कैसे सोसाइटी है, सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इस चीज़ को समझने में। जो ट्रैवलर्स थे, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, मीन्स जो थे तो यूरोपियंस, लेकिन वो दूसरे दूसरे देशों में जा करके अपनी कॉलोनी बना करके रहते थे। वो लोग वो वहाँ से कुछ नए आइडियाज़ लेके आते थे। जैसे कि वो देखते थे जो ब्रिटिश यूरोपियन कंट्री जो है वो इन कंपैरिजन टू दी अदर कंट्रीज, जैसे अफ्रीका और इंडिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं, ये उनका मत था, उनसे बेटर हैं। तो वो एक सोचने पे मजबूर हो गए, तो आखिर वो अगर बेटर हैं तो क्यों बेटर हैं, किस रीज़न से बेटर हैं। वो अपने आप को सिविलाइज्ड समझते थे, और वहीं जो अदर कंट्रीज़ था उसको वो लोग बारबरिक और बैकवर्ड पीपल समझता था। तो किस तरीके से सोसाइटी, तो उन लोग का एक थॉट प्रोसेस आया जो हम लोग भी कभी, आज हम लोग भले ही डेवलप्ड हैं, आज के डेट में हम लोग इस डेवलप्ड हैं, लेकिन इससे पहले हम भी इसी कंडीशन में होंगे और इस कंडीशन से इस कंडीशन में हम लोग आए हैं। और इसी को जो है सो सोसाइटी का डेवलपमेंट के रूप में भी देखा गया। जिस तरीके से डार्विन ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का बात किया, ठीक उसी तरीके से सोसाइटी, अगस्त कॉम्टे ने सोसाइटी के डेवलपमेंट का बात किया। जिस चीज़ को डार्विन ने साइंस में बताया, अगस्त कॉम्टे ने उस चीज़ को सोशोलॉजी में अप्लाई करने का कोशिश किया। The future reappeared in the 19th century in works of the early sociologists Auguste Comte, Karl Marx, and Herbert Spencer. Efforts were therefore made to classify different types of societies on the basis of for instance, यानी जो सोशोलॉजिस्ट के द्वारा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा या फिर ट्रैवलर्स के द्वारा जो चीज़ें कही गई थी, जिस चीज़ को अपने बुक्स में वो लोग मेंशन करते थे, उन सारे, या फिर साइंटिस्ट लोग जो थे, जिन चीज़ों को वो मेंशन करते थे, उसी चीज़ का हेल्प लिया गया बाद में सोसाइटी को पढ़ने के लिए। और जो अर्ली सोशोलॉजिस्ट हुए, ये सारे सोशोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम हम याद रखेंगे। अगस्त कॉम्टे हो गए, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, इन लोग का क्या कंट्रीब्यूशन है ये भी पढ़ेंगे, लेकिन ये बाद में पढ़ेंगे। अब इन लोगों ने कैसे हेल्प लिया और कैसे समझने की कोशिश की। जैसे इवोल्यूशन में जो बताया जा रहा है, सबसे पहले क्या था, एप था, मंकी था, उसके बाद पहले लोग जो है 4 पैर पे चलते थे, फिर 2, फिर स्ट्रेट हो गया, और फिर ह्यूमन बीइंग बन गया, यानी होमो सैपियंस के बारे में जो पढ़ते हैं। जिस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ, कहाँ एक 4 पैर से चलने वाला जीव एक ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक ऐसे ही अगस्त कॉम्टे ने कहा कि सबसे पहले हम लोग बारबरिक थे, हम लोगों को कुछ पता नहीं था, हम लोग क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे। जो मेल होता था बेसिकली वो बाहर चला जाता था एनिमल्स का हंटिंग, और जो वीमेंस होती थी वो गैदरिंग का काम, जंगलों से फूड्स वगैरह कलेक्ट करके लाना, हंटिंग गैदरिंग करते थे। हम लोगों के पास एजुकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर इसके बाद हंटिंग गैदरिंग के बाद जो एक समय आया जब लोगों ने एक जगह सेटल हो गया। ये अभी जो है ये घूम घूम करके झूम खेती वगैरह सब जो पढ़ते हैं, ये उससे भी पहले का कंडीशन है। इससे सबसे पहले लोग, जो लोगों के पास कुछ भी नॉलेज नहीं था, लोग हंटिंग गैदरिंग्स करते थे, या तो वो जानवरों का शिकार करते थे, या जंगल में जो फ्रूट्स पाए जाते थे और कुछ भी जो उस समय के लोग खाते होंगे, वो सारे लोग इकट्ठा करते थे और उनका जीवन चल जाता था। एक समय आया होगा जब वो जो भी, मान लेते हैं जो कोई एक फल खाया, उसका गुठली फेंकते होंगे, तो कभी वो देखते होंगे यहाँ तो गुठली फेंके थे, यहाँ एक पेड़ कैसे आ गया, तो ऐसा कुछ आइडियाज़ आया होगा उन लोग के मन में, या कभी कुछ देखे होंगे ऐसा। तो ये एक नया आइडिया है, चलो हम भी खेती करते हैं, यानी अभी जो फेंक देते हैं सीड्स को, जो फ्रूट्स खाते हैं और सीड्स को फेंक देते हैं, इसको हम सही प्रॉपरली जो है सो एक जगह इकट्ठा करेंगे।
और वही कहीं ना कहीं जो है सो बेसिकली एग्रीकल्चर का शुरुआत माना गया होगा। यानी सबसे पहले हंटिंग गैदरिंग की, फिर उसके बाद जो है एग्रीकल्चर की। अब एग्रीकल्चर भी करे होंगे तो शुरुआती में जैसे एक जगह एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, चलो यहाँ पानी है, यहाँ हमारा एनिमल्स रह सकता है, यहाँ थोड़े से जगह भी है जहाँ पे हम लोग भी केव्स वगैरह है और फ्रूट्स भी गैदर कर सकते हैं, ये जंगल का एरिया है, तो चलो यहाँ पे एग्रीकल्चर कर लेते हैं। अब यहाँ का पानी खत्म हो गया, यहाँ पे जो घास थे जानवरों को चरने के लिए वो खत्म हो गया, तब इस एरिया से हट के अब किसी दूसरे एरिया में चले जाएंगे। ऐसे उन्होंने एग्रीकल्चर को शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आने लगा, जब ग्रुप्स बड़ा होने लगा तो चलो एक ही जगह सेटल हो जाते हैं, सारे जंगल को साफ़ करते हैं, इस एरिया में एग्रीकल्चर करेंगे, यहाँ घर बना के रहेंगे, इधर जो है जानवरों को चराएंगे, मतलब कुछ इस तरीके से उन लोगों ने सोचा और ये प्रॉपरली एक सेटल्ड एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू किया। एग्रीकल्चर के बाद जो है सो बहुत लंबे समय तक एग्रीकल्चर का दौर चला। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं जो मौर्यन एम्पायर भी जो था वो बेसिकली एग्री डिपेंडेंट ही था। उतना बड़ा एम्पायर, उसमें कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं थे आज की तरह, वो बेसिकली उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो था वो एग्रीकल्चर ही था। सीतालैंड वगैरह के बारे में उसमें पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आया इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो जिस तरीके से एक जानवर जो कि या एक इंसान शुरुआती दिनों में जो 4 पैरों पे चलने वाला था वो थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ, 2 पे चलने लगा, फिर जो है सो पूरा स्ट्रेट हो गया और ह्यूमन बीइंग बन गया। ठीक उसी प्रकार से हमारा सोसाइटी जो पहले हंटिंग गैदरिंग कर, ये किसने बताया? ये बताया डार्विन। ठीक है, ये साइंस में बताया गया। उसी चीज़ को अगस्त कॉम्टे ने अप्लाई किया किस में? सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में। जो हमारा सोसाइटी पहले हंटिंग गैदरिंग था, उसके बाद एग्रीकल्चरल सोसाइटी बना, उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी बना, वही चीज़ नीचे दिया गया है। तो इन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सोसाइटी को जो है साइंटिफिक आधार पर जो है डिवाइड करने का कोशिश किया। टाइप ऑफ प्री मॉडर्न सोसाइटी सच एज हंटर एंड गैदरर्स, पेस्टोरल मतलब होता है जो जानवरों को चराने और जानवर से रिलेटेड काम जो करते हैं, पेस्टोरल एंड एग्रेरियन, यानी अगर एग्रीकल्चर होगा तो जानवरों की जरूरत पड़ेगी ही, तो पेस्टोरल, एग्रेरियन एंड पेस्टोरल। आज भी देखते हैं गांव में जिनके पास खेती है उनके पास 1-2 गाय भैंस या कुछ भी जानवर होता ही है। एग्रेरियन एंड नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, टाइप्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी सच एज द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ था उसको एक मॉडर्न सोसाइटी के रूप में देखा गया बाद में। मॉडर्न क्या होता है या मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? जो पिछली चीज़ें हैं उससे चेंज होना, अपने पास्ट से कुछ अच्छा करना, कुछ न्यू करना, वही मॉडर्नाइजेशन है। तो हमारा जो पास्ट था उससे चेंज होकर के कुछ नए चीज़ों को जब बनाया गया, वो नया क्या था? इंडस्ट्री नया था हमारे लिए उस समय में, तो उसको मॉडर्न एरा के नाम से जाना गया। तो इसलिए दिया गया यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। Such an evolutionary vision assumed that the West was necessarily the most advanced and civilized। यही चीज़ जो बताया, जो उन लोग को लगता था, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, उनका मानना था वेस्ट जो है वो मोर सिविलाइज्ड है और जो नॉन वेस्ट है यानी जो ईस्ट में है या अदर पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड हैं वो बारबेरिक हैं, लेस सिविलाइज्ड हैं, लेस डेवलप्ड हैं। द इंडियन कॉलोनियल एक्सपीरियंस हैज़ टू बी सीन इन दिस लाइट। और यही चीज़ हमें जब इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो बताया जाता है, जो उन लोग बाद में उन लोगों ने अपना एक रीज़न दिया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रीज़न क्या दिया, जो हम यहाँ ट्रेड करने आए थे, हमारा इंडिया को कॉलोनाइज़ करने का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने देखा यहाँ के पीपल जो हैं वो बारबरिक हैं, स्नेक चार्मर्स हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, तो हम लोगों ने वाइट मैंस बर्डन थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, वाइट मैंस बर्डन। तो हमें लगा जी ये वाइट मैंस के ऊपर एक जैसे हमारा मोरालिटी बनता है, हम इसको सिविलाइज्ड करें, और इसी में कॉलोनाइजेशन हुआ। अब ये तो अलग बात है, इसको ये तो बहुत पढ़ने की बात है, जो क्या उन लोगों ने इंडिया को जो कॉलोनाइज किया गया, इंडिया को जो गुलाम बनाया गया, क्या वो अनइंटेंशनली था या इंटेंशनली था? तो ये तो एक लंबी डिबेट है। तो इस चीज़ का झलक हमें इसमें भी देखने को मिलता है। इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्ट्स दिस टेंशंस विच गो फार बैक टू द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड द इंटेलेक्चुअल एंड द आइडियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इट। यानी जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे, जो इंडियन सोशियोलॉजी जो है वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब बताता है तो कैसे वेस्टर्न जो पीपल थे वो अपने आप को सिविलाइज्ड समझते थे और वो चाहते थे जो वो दूसरे लोगों को सिविलाइज्ड करे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जो वो सिविलाइज्ड थे और जो इंडियंस थे या जो अफ्रीकन्स थे वो अनसिविलाइज्ड थे? इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग बहुत सारे इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ दिए गए बाद में। परहैप्स बिकॉज ऑफ दिस बैकड्रॉप इंडियन सोशियोलॉजी हैज़ बीन पर्टिकुलरली थॉटफुल एंड रिफ्लेक्सिव ऑफ इट्स प्रैक्टिस। यू विल बी इंगेजिंग विद इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट्स, इट्स कंसर्न्स एंड प्रैक्टिस इन ग्रेटर डिटेल्स इन द बुक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। ये दूसरा बुक जो है हमारा क्लास 11th का ही, उसमें दिया गया है डिटेल्स में। तो क्या फॉर एग्जाम्पल एक समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में हम लोग जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हवन करते हैं। तो क्या हवन करना, पूजा के समय पे हवन करना, क्या ये अनसिविलाइज्ड लोगों का काम था या हमारा एक कल्चर है, या फिर इस कल्चर को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसका कुछ और भी रीज़न है?
तो उस समय तो बहुत ज़्यादा जो है सो इस पर रिसर्च नहीं हुआ था, लेकिन आज साइंस भी मानता है जो जहाँ पे हवन हम करते हैं वो एरिया, वहाँ से निगेटिविटी दूर हो जाता है, वो प्योर हो जाता है, वो कहीं ना कहीं जो है हमारे क्लाउड फॉर्मेशन में जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बारिश करता है। तो क्या ये एक अनसिविलाइज्ड लोग था? ये थिंकिंग कि हमें हवन करना है, इसको वो लोग अनसिविलाइज्ड मानते थे। लेकिन हवन करना पूजा के समय पर ये क्या उनके दृष्टि से अनसिविलाइज्ड था क्या? लेकिन क्या ये सच में अनसिविलाइज्ड प्रैक्टिस था? तो इस चीज़ को जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने आप को वेस्टर्न आइडियाज से अलग किया और उन्होंने जो इंडियन प्रैक्टिसेस हैं उसको ग्रेट डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश की और उस पर उन्होंने अपने आइडियाज़ रखे और उन्होंने खुद को वेस्ट से अलग करने का कोशिश किया, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ाई करेंगे। डार्विन्स आइडियाज, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डार्विन्स आइडियाज अबाउट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वर और डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन द अर्ली सोशियोलॉजिकल थॉट्स। जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे उस पर डार्विन्स के आइडियाज़ का बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस था। सोसाइटी वॉज ऑफन कंपेयर्ड विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एफर्ट्स वर मेड टू ट्रेस इट्स ग्रोथ थ्रू स्टेजेस कंपेरेबल टू दोज ऑफ द ऑर्गेनिक लाइफ। ये हर्बर्ट स्पेंसर का जो है सो ये एक आइडियाज़ है, इसमें नाम नहीं डाला हुआ है, लेकिन ये हर्बर्ट स्पेंसर का आइडियाज़ है। इसमें क्या बताया इसको हम अच्छे से समझेंगे। दिस वे ऑफ लुकिंग एट सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ पार्ट्स, ईच पार्ट प्लेइंग अ गिवन फंक्शन, इन्फ्लुएंस्ड द सोसाइटी स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक द फैमिली और द स्कूल एंड द स्ट्रक्चर्स सच एज स्ट्रेटिफिकेशन। वी मेंशन दिस हेयर बिकॉज द इंटेलेक्चुअल आइडियाज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशोलॉजी हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन हाउ सोशोलॉजी स्टडीज एम्पिरिकल रियलिटीज। देखो इसमें क्या कहा गया, जो जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। तो जैसे ये सारे मिलकर के एक बॉडी का निर्माण किया, ठीक वैसे ही हमारा जो सोसाइटी है इसमें बहुत सारे चीज़, फैमिली है या फिर एक इंडिविजुअल है, फैमिली है, उस सोसाइटी है, और एक हमारा जो है एक कह सकते हैं सोसाइटी है हमारा, और फिर उस सोसाइटी जो है किसी एक एरिया के अंदर है, एक कम्युनिटी है। तो ठीक ऐसे ही हमारा सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है। उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि फैमिली हो गए, स्कूल हो गए, और सारे स्ट्रेटिफाइड हैं। यानी स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब हो गया एक सबसे नीचे एक पर्सन है, इसके ऊपर अब ये दो भाई बहन हैं, अब इसके फैमिली में जो है इसके पापा मम्मी हो गए, ये चाचा चाची हो गए, सारे लोग हो गए, और इसके ऊपर इसके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। ये हमारा एक फैमिली का स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। यानी ग्रैंड पेरेंट हो गए, उसके बाद जो है इनके दो बच्चे हो गए, उनकी वाइफ हो गई, चलो उसके बाद ये ग्रैंड चिल्ड्रेन हो गए। ये हमारा फैमिली का स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। यानी सबसे ऊपर सबसे जो बड़े हैं, उसके नीचे उनसे छोटे, और उसके नीचे उससे छोटे। ठीक उसी प्रकार हमारा सोसाइटी होता है। सोसाइटी में क्या होता है, लेट्स एक कम्युनिटी है, ए कम्युनिटी है, तो ये इनके जो है एक सोसाइटी होगा, और इसके नीचे सोसाइटी में क्या होगा, फैमिलीज होंगे, बहुत सारे फैमिली होंगे। तो ये हो गया, इस तरीके से हमारा सोसाइटी जो है वो स्ट्रेटिफाइड है, हमारे लोग जो हैं वो स्ट्रेटिफाइड हैं। वीमेंस, और चूँकि यहाँ पे जो है स्ट्रेटिफिकेशन से कोई लेना देना है नहीं, इस चीज़ को हम स्ट्रेटिफिकेशन एक बड़ी टॉपिक है जिसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे जब हम, या फिर एक अलग से वीडियोस बनाएंगे जिसमें सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुआ, चूँकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से नहीं दे रखा है। सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुआ, इसके स्कोप्स क्या क्या हैं, मेथड्स क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को ग्रेट डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या सब दिया हुआ है। द इनलाइटनमेंट एंड यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी एम्फेसाइज्ड रीजन एंड इंडिविजुअलिज्म। अब देखो इनलाइटनमेंट क्या है। इनलाइटनमेंट एक आइडियाज़ है, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, रेनेसा, ये पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या था, पुनर्जागरण था जब रोमन एम्पायर था, जब उस समय जो डेवलपमेंट हुए लिटरेचर में या आर्ट्स में, कई तरीके के डेवलपमेंट हुए, लेकिन बाद के जो डार्क पीरियड था, जो जिसे डार्क एरा के नाम से जाना जाता है, उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, ना ही इंटेलेक्चुअल, ना ही लिटरेचर में कोई डेवलपमेंट हुआ। एक बहुत 700-800 साल का एक ऐसा पीरियड है, 700 से 1500 कह सकते हैं, 700 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक का एक ऐसा टाइम है जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला नहीं। उस बीच में सिर्फ क्या हुआ, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उसका डेवलपमेंट हुआ। ये सारी चीज़ें हमने हिस्ट्री में पढ़ी होंगी। फ्यूडल लॉर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ, और बस अधिकतर जो है एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से वॉर कर रहा है, उसके ज़मीन को हड़प ले रहा है, बस ये इसी सब चीज़ का काम हमें देखने को मिलता है 700-800 साल तक। लेकिन फिर एक समय आया जब न्यू डेवलपमेंट शुरू हुए, लोगों ने चर्च को क्वेश्चन करना शुरू किया, लोगों ने अलग अलग चीज़ों पे जो
आइडियाज़ थे जो बस सब मान रहे थे, चलो बारिश हो रही है तो हो रही है, अब क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कितना हो रहा है, कोई नहीं, बस हो रही है तो हो रही है। सूरज पूरब में उगता है तो हाँ पूरब में उगता है। बस इस तरीके के आइडियाज़ को मान लेना, सिर्फ चर्च जो कह दिया उस चीज़ को मान लेना। जैसे एक आइडियाज़ हम बात करते हैं, किस चीज़ को मान लेते हैं, तो एक आइडियाज़ बात करते हैं कोपरनिकस की। तो इससे पहले चर्च का ये मानना था, और लोग चर्च इस चीज़ को बढ़ावा देता था, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये सन है, अर्थ फिक्स है, अर्थ घूमता नहीं है, ये सन जो है इसको इसके चारों साइड घूमता है, ये पहले मानना था, ये चर्च मानता था, ठीक है, जिसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक कंसेप्ट था पहले का। लेकिन कोपरनिकस जो कि एक साइंटिस्ट थे उस समय में, डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया जो नहीं, सन जो है वो फिक्स्ड है। सन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है हेलियो, ठीक है, सन फिक्स्ड है और अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, तो इसको बोला गया हेलियोसेंट्रिक। यानी लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, लोगों ने इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं करता था, चर्च ने जैसा बोल दिया हाँ वैसा है, लेकिन इसके बाद लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया। तो यही एक मूवमेंट था इंटेलेक्चुअल, हर चीज़ के पीछे के रीज़न को जानो, यानी रीजनिंग को समझना लोगों ने शुरू किया। कोई भी घटना अगर हो रही है, कोई फेनोमेना हो रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, लोगों ने जब उसको समझना शुरू किया तो उसको इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के नाम से जाना गया। 17th और 18th सेंचुरी में ये यूरोप में ही शुरू हुआ था। There was also great advancement of the scientific knowledge and a growing conviction that the methods of the natural science should and could be extended to the study of the human affairs। और फिर एक आइडियाज़ इस तरीके के डेवलप हो रहे थे, चूँकि साइंस जो है बहुत ग्लोरीफाई कर रहा था उस समय में, तो जिस तरीके से साइंस को हम समझ रहे हैं, क्या उसी आइडियाज़ को, उसी कंसेप्ट को हम ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरीके की कह सकते हैं एक थिंकिंग शुरू हो गई थी लोगों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल पोवर्टी so far seen as a natural phenomena began to see as an a social problem। यानी इससे पहले गरीबी जो है इसको एक माना जाता था, कुछ लोग होते ही हैं जो गरीब ही होते हैं, मतलब उसका थिंकिंग कैपेसिटी ऐसा था जो गरीब ही होगा, लेकिन इसको जो है जो जिसे एक नेचुरल प्रॉब्लम कहा जा रहा था, इसको क्या साइंटिफिकली समझा जा सकता है, और बाद में नेचुरल प्रॉब्लम जिसको पॉवर्टी को कहा जाता था उसको एक सोशल प्रॉब्लम के रूप में समझा गया, जो इसमें सोसाइटी का कुछ रोल होता है जिस कारण से कोई पर्सन पॉवर्टी में चला जाता है। कॉज बाय ह्यूमन इग्नोरेंस और एक्सप्लॉयटेशन, यानी कोई पर्सन अगर जो है सो गरीब है तो हो सकता है इग्नोरेंस के कारण या फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन इतना हो रहा है जो गरीब है। जैसे कि हम अगर देखें तो वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, 4 वर्णाज के बारे में पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसी में एक आता है अनटचेबल्स। ये जो अनटचेबल्स है इसका कंडीशन जो भी कुछ है, लेकिन ये जो अनटचेबल्स हैं जिसको लोग छूना तक प्रीफर नहीं करते हैं, तो क्या इनका जो ख़राब कंडीशन है क्या वो इसलिए है क्योंकि ये काम करना नहीं चाहते? नहीं, क्योंकि इसको सोसाइटी ने इतना नीचे कर रखा है, इतना ज़्यादा सोसाइटी इसको एक्सप्लॉइट करता है, जिस कारण से ये अपने पॉवर्टी से निकल नहीं पाता है और एक कंटिन्यूस साइकिल में फंस जाता है, पॉवर्टी के कंटिन्यूस साइकिल में फंसा पड़ा रहता है। Poverty therefore could be studied and redressed. One way of studying this was through the social survey that was based on the belief that human phenomena can be classified and measured। यानी उसको सर्वे के थ्रू समझना, केस स्टडीज़ के थ्रू समझना। जैसे अभी भी देखते हैं जो गवर्नमेंट सर्वे करवाती है कितना %, और हर एक जो है सो देखते हैं बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं जो इंडिया में इतना % पॉवर्टी है, इतना % अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इस सब का रिपोर्ट्स आते रहता है। कैसे आता है ये रिपोर्ट? चूँकि गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी चीज़ों का सर्वे करवाया जाता है। Thinkers of the early modern era were convinced that progress in the knowledge promised the solution to all social ills। यानी जो बाद में सोशोलॉजिस्ट हुए उनका मानना था जो जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए Auguste Comte, the French scholar considered to be the founder of the sociology, believed that sociology would contribute to the welfare of humanity। यानी जिस तरीके से हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, ऑगस्ट कॉम्टे जिसको कि फादर ऑफ सोशोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ये फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी भी हैं जिन्होंने सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन को शुरू किया। और दूसरा चीज़ याद रखेंगे, डर्कहाइम, DURKHEIM, डर्कहाइम जो है वो सोशोलॉजिस्ट हैं जो कि जिन्होंने सोशोलॉजी को एक कॉलेज के अंदर एक सब्जेक्ट के रूप में जो है सो पढ़ाना शुरू किया, तो इसलिए कहा जाता है फादर ऑफ सोशोलॉजी जो है वो तो अगस्त कॉम्टे हैं, लेकिन जिन्होंने सोशोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन पढ़ाना शुरू किया किसी इंस्टीट्यूशन में वो डर्कहाइम थे।
और अगस्त कॉम्टे का मानना था जो जितने भी सोशल इल्स हैं उसको समाप्त किया जा सकता है और सोशोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप करेंगे ताकि जो है वो सोसाइटी में वेलफेयर के लिए काम कर सके, लोगों का प्रोग्रेस कैसे हो, लोगों का भलाई कैसे हो, लोग कैसे अच्छे जीवन जी सकते हैं, उन सारी चीज़ों को ईजिली जो है सो बता सके और समझ सके। तो आज के वीडियोज़ में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे जो कैसे, आज हम लोगों ने समझा जो कैसे जो इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ थे, जो इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ थे उसने कैसे हेल्प किया सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट के रूप में डेवलप करने में। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कैसे मटेरियल थिंग्स जो थे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह का क्या रोल रहा, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के यानी बहुत सारे जो रिवॉल्यूशन हुए उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए जिसने कि अल्टीमेटली हेल्प किया सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट के रूप में, और उसको कुछ सब्जेक्ट मैटर दिया, कुछ मेथड्स दिए ताकि सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट डेवलप हो सके। तो नेक्स्ट क्लास में इसे हम देखेंगे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको ईजिली अवेलेबल हो। और अगर कोई क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो आप लाइक बटन भी दबा सकते हैं। थैंक्स।